Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of class 11th, and our subject is physics. Today our topic is important characteristics of gravitational force. Important characteristics of gravitational force. There are so many characteristics of the gravitational force. Let us discuss some of the important gravitational forces. Then first one is, according to Newton's law, gravitational force of attraction between any two bodies is independent of the nature of intervening medium. कहने का मतलब है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. इट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर दिस अट्रैक्शन, फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. तो मैं कह सकता हूँ कि it is independent of nature of intervening medium. इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को. यह हमें न्यूटन्स लॉ बताता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. द सेकंड वन इज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द अदर बॉडी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और absence of other bodies. इसको मैं डिस्कस करूंगा. इसके कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, इफ देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी और बॉडी से. मान लीजिए एक और बॉडी है जो इन दो दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल एक्ट एज इट इज एक्टिंग. देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय दिस थर्ड बॉडी. कोई कंजक्शन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस थर्ड बॉडी से. इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ये इंडिपेंडेंट होता है किसी बॉडी के प्रेजेंस होने के वजह से या एब्सेंस होने की वजह से. जितना ये होगा उतना ही रहेगा. That's independent of the presence or the absence of the body. So the third one is, it is independent of nature and size of the bodies. It is independent to the nature. It's independent of nature. Of nature and size of bodies till their masses remain the same and the distance in between is fixed. इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड द साइज ऑफ द बॉडीज. ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितना साइज है. फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ और सन की बात करेंगे, इफ वी हैव ए अर्थ एंड सन, तो इन दो के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज एज इट इज ये रहेगा, unless or until the mass of any body is increased.
यहाँ तो अर्थ का मास इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे असर पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो अगर इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी डिस्टेंस तो इससे भी इस पे प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे फर्क पड़ सकता है। दैट मीन्स तब तक ये नेचर और साइज पे इंडिपेंडेंट है जब तक ये कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम या तो मास इंक्रीज करेंगे या तो डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पे असर पड़ता है। द फोर्थ वन इज फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स are equal in magnitude and opposite in direction। अगर मैं इसी सन और अर्थ की एग्जांपल लेता हूं, ये अर्थ जो है सन को अपनी ओर खींचती है और सन जो है इसको अपनी ओर खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पियर्स में एग्जिस्ट होते हैं, तो पियर्स में एग्जिस्ट हो गए और ये इक्वल फोर्स हो गए। जिस फोर्स के साथ अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा उसी फोर्स के साथ सन भी इसको अपनी ओर खींचेगा। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सन इसको अपनी ओर इस डायरेक्शन में खींचेगा और अर्थ इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपनी ओर खींचेगा। तो यह और एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम कह सकते हैं यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही यहाँ पे हो रहा है इस ग्रेविटेशन फोर्स में, जब दो बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करते हैं। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस एज दे एक्ट अलोंग द जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। दैट इज द ग्रेविटेशनल forces or central forces as they act along the line joining the centers of two bodies। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्सेस है। दैट मीन्स अगर दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज के सेंटर से शुरू होता है, दैट मीन्स सेंटर में ही इसको फोर्स एग्जर्ट होता है दो बॉडीज का। अगर हम सन और अर्थ लेंगे और इनके सेंटर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। दैट इज सेंट्रली, ये सेंट्रली एक्ट करता है। अगर मैं एक लाइन जिससे सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा दो बॉडीज के, तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है, दैट इज जो फोर्स है ये सेंट्रली एक्ट करता है। ये खाली सरफेस पे एक्ट नहीं करता है बल्कि इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स सेंट्रली। दैट इज ये सेंटर से क्रिएट होता है ये फोर्स और ये तभी फोर्स एक्सर्ट करता है। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट सिक्स्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कंजर्वेटिव, ये कंजर्व रहता है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, इट इज कंजर्व। These are the some of the important characteristics of the gravitational force. Inshallah, in the next lecture, we'll discuss the new topic. Till then, stay home, stay safe.